प्यारे छात्रों, हम लोग इसके पहले की क्लास में संबंध और फलन नामक अध्याय के अंतर्गत फलनों के प्रकार को पढ़ रहे थे। फलनों के प्रकार में हम लोगों ने एकाएकी फलन देखा था जिसे 1-1 कहते हैं। इसके बाद इसका विपरीत हमने देखा था, बहुएक फलन देखा था जिसे हम मेनी वन कहते हैं। फिर हमने आच्छादक फलन देखा था, आच्छादक जिसे हम ऑनटू मैपिंग या ऑनटू फंक्शन कहते हैं। और तीसरा के बाद चौथा हमने देखा था जिसे हम अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग कहते हैं। 1-1 को इंजेक्शन भी कहा जाता है। इंजेक्शन जैसा कि कल हमने बताया था, और कल हमने कोई फलन 1-1 है या नहीं है इसको चेक करने का हमने तरीका बताया था। इसको चेक करने के लिए हमने कहा था कि 3 तरीके होते हैं। एक तो बिंदुवार हम चेक करते हैं, जबकि हमारा प्रांत परिमित समुच्चय होता है उस केस में हम इस तरीके को अपनाते हैं। यदि हमारा प्रांत अपरिमित समुच्चय है तो उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बताए थे। उन स्टेप्स के आधार पे अपरिमित समुच्चय पर परिभाषित फलनों का हम लोग एकाएकी 1-1 होना चेक करते हैं। और तीसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ग्राफ द्वारा या ग्राफिकल मेथड द्वारा। हम किसी फलन के ग्राफ यदि दिया हुआ है, ग्राफ खींच करके हम बता सकते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी होगा कि नहीं होगा। उसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल हमने लिया था, f(x) बराबर mod x। f(x) बराबर mod x को यदि हम तोड़ते हैं तो x होता है जब x का मान ग्रेटर दैन 0 हो, इसका मान 0 होता है जब x का मान 0 हो, और इसका मान -x होता है यदि x का मान। और जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ हमारा इस तरह से आता है। चूँकि यह ग्राफ एक अक्ष के समांतर यदि हम कोई रेखा खींच दें तो और 2 अलग अलग बिंदुओं पर ग्राफ को काटती है यह रेखा। इसलिए यह जो ग्राफ है अर्थात यह जो फलन है वह फलन एकाएकी फलन नहीं होगा, एकाएकी फलन नहीं होगा। ठीक है, ये हमने 3 तरीका बताया था इस एकाएकी फलन को चेक करने के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद करो कि f फ्रॉम z टू z, और इस तरह परिभाषित था कि f(x) बराबर x² + 2 फॉर ऑल x इन z। तो बताना था कि यह f हमारा एकाएकी होगा कि नहीं होगा। इसमें तुम लोगों के पास थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें देखने के लिए मिला है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को दूसरी बार बता रहा हूँ। देखो, जो ये देखो, ये z हमारा क्या है, एक अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय है तो हम इस वाले तरीके को अपनाएंगे एकाएकी चेक करने के लिए। इसमें हमने 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था कि हम 2 पॉइंट लेते हैं उसके प्रांत में। कितने पॉइंट लेते हैं? 2 पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रांत z है तो z से हम 2 पॉइंट ले लिए x, y इन z। फिर दूसरा स्टेप हमने कहा था कि हम f(x) का मान निकालते हैं, हम f(y) का मान निकालते हैं, फिर दोनों को आपस में क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। ये हम बराबर करते हैं तो हम मान लें कि माना f(x) बराबर f(y). ठीक है, अब जब बताओ f(x) का मान कितना है? f(x) का मान है x² + 2। f(y) का मान कितना होगा? x की जगह पे y रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा y² + 2। ध्यान देना। तीसरा स्टेप हमने कहा था कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो f(x) बराबर f(y) है इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम x बराबर y लाने का प्रयास करते हैं।
यदि x बराबर y आता है, यदि केवल x बराबर y आता है तो इसको कहा जाता है कि दिया गया जो हमारा फलन f है वह एकाएकी होगा। और इसके अलावा यदि कुछ आता है तब हम कहेंगे कि दिया हुआ फलन हमारा एकाएकी नहीं है। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे 2 और 2 खत्म होगा, मिलेगा x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। और एक्स वाई कहाँ से लिया गया है? जेड से लिया गया है। जेड में हमारे क्या चीज़ होती हैं? जेड में हमारी यदि हम नंबर लाइन देखें तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और यहाँ पे निगेटिव संख्याएं होती हैं। माने धन पूर्णांक 0 और ऋण पूर्णांक होता है इस जेड में। इतना समझ रहे हो ना? अब बताओ, एक संख्या का वर्ग दूसरे संख्या के वर्ग के बराबर होगा कब? जैसे यहाँ ले लो -2, यहाँ ले लो +2, -2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, +2 का वर्ग करोगे तब भी क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। बताओ जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने 2 संख्याएं हो जा रही हैं, एक माइनस और एक प्लस। यदि हमको इसको हल करना हो एक्स स्क्वायर बराबर 4 को, तो एक्स का मान क्या आएगा? +-2 आएगा कि नहीं होगा? यदि एक्स हमारा जेड से लिया गया है तो बताओ, एक्स का मान एक बार प्लस होगा और एक्स का मान एक बार माइनस होगा। तो यहाँ पर एक्स का मान एक बार प्लस में वाई होगा और दूसरे में हमारा माइनस में वाई होगा। बताओ, यह x बराबर y केवल रहता, केवल एक चीज़ रहता तो हम इसको एकाएकी कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो गया तो यह एकाएकी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, x बराबर +y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर y तथा अथवा x बराबर -y। यदि केवल यह रहता तो एकाएकी होता, लेकिन ये दोनों आ गए, इसलिए यह जो फलन है वह एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तुम लोग ध्यान देना, तुम इस चीज़ को शायद दिमाग से तुम्हारे उतर जा रहा है कि हम जेड पर हम बात करते हैं। यदि यहीं पर n रहता, सपोज करो तो n रहता तो केवल एक चीज आता, उसमें निगेटिव नहीं होता है। n माने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में निगेटिव संख्याएं नहीं होती हैं, तो वहाँ ये नहीं रहता, तब ये जा करके हमारा क्या होता, तब n पर यह हमारा एकाएकी फलन होता, लेकिन z पर यह हमारा एकाएकी फलन नहीं होगा। ध्यान रखना। अब कल हमने एकाएकी चेक करने का तरीका बता दिया। जो एकाएकी फलन होगा वह बहुएक नहीं होगा और जो एकाएकी नहीं होगा वह बहुएक हो गया। तो एकाएकी और बहुएक दोनों को चेक करने का तरीका कल हो चुका है। अब हम आज बात करेंगे कि कैसे फलनों के आच्छादक को हम लोग चेक करते हैं, फलनों का आच्छादक रूप। ठीक है, यदि हम ग्राफ से देखें तो हमने कहा था कि यदि यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं और यहाँ पर इस तरह से यदि जुड़ता हुआ मिलता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि यह आच्छादक फलन है। आच्छादक क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पर जितने अवयव हों, किसमें सह प्रांत में, सह प्रांत के जितने अवयव हैं यदि कहीं न कहीं जुड़े हों, यदि सह प्रांत का कोई अवयव छूटा हुआ न हो, तो इस तरह के फलनों को हम आच्छादक फलन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देख लो। आच्छादक होने का एग्जाम्पल देख लो। यदि हमारे क्लास में, सपोज करो हमारे क्लास में 20 चेयर रखे हुए हैं, ठीक है, और 20 लड़के आ गए कमरे में, तो हम क्या किए कि 20 लड़कों को उन 20 कुर्सियों पर बैठा दिए, एक भी कुर्सी खाली रही। यदि हम इसको कहें कि यह लड़कों का समुच्चय है, ये कुर्सियों का समुच्चय है, यहाँ 20 कुर्सियाँ थीं, 20 लड़के अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गए, तो सारी कुर्सियाँ भर गई कि नहीं भर गई? तो जब ये वाली कुर्सी
दूसरा वाला समुच्चय पूरा का पूरा भर जाता है, अर्थात कोई कुर्सी यदि खाली नहीं रहती है तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग कहते हैं इस प्रकार के फलन को हम लोग आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे हम बस में गए, बस में टोटल 54 सीटें हैं, यदि 54 आदमी घुस गए बस में बैठने के लिए और सब लोग अलग अलग सीटों पर बैठ गए हैं तो कोई सीट खाली है नहीं है। जब कोई सीट खाली नहीं होगी, जब कोई सीट खाली नहीं होगी तो वह फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो गया। अब सपोज करो कि हमारे पास 54 सीटें हैं, बस में 54 सीटें हैं और हमारे आदमी हो गए मान लो 55 हो गए, तो 54 लोग तो 54 सीटों पर बैठ गए, एक आदमी बच गया जो खड़ा है। तो अक्सर देखे हो कि बस में एक आदमी खड़ा नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई अपने पास में बैठा लेता है। बैठाता है कि नहीं बैठाता है? मान लो हमारा ही कोई दोस्त है, हम 2 लोग गए हैं, एक कुर्सी खाली थी तो हम बैठ गए एक सीट पे, एक हमारा दोस्त खड़ा रह गया तो हम भी क्या करेंगे, उसको अपने साइड में ले आकर के बैठा देंगे। तो एक सीट पर जो ये खड़ा था, यह आ करके हमारे साथ ही यह सीट पर बैठ गया। तो भले ही ये एक सीट पर 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, भले ही एक सीट पर 2 लोग बैठे हैं, लेकिन बताओ कोई सीट खाली है यहाँ? कोई सीट यहाँ खाली नहीं है। तो बस हम खाली देखते हैं कि यदि खाली नहीं है तो हमारा फलन आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, आच्छादक ये होता है। आच्छादक चेक करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। आच्छादक, यदि कोई फलन आच्छादक होता है तो उसको चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं और 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उसको दिखा दूंगा कि दिया हुआ फलन आच्छादक होता है कि नहीं, यह हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। आच्छादक फलन, इसको सरजेक्शन भी कहा जाता है। आच्छादक फलनों को सरजेक्शन भी कहा जाता है। अभी एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं तीसरी चीज़, 2 चीज़ मैं पहले बताया हूँ तुम लोगों को, एक होता है प्रांत, एक होता है सह प्रांत, और तीसरा हम बता रहे हैं जिसे परास या परिसर कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रेंज कहते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यह हमारा डोमेन होता है, यह हमारा कोडोमेन होता है तथा इसे हम रेंज कहते हैं। सपोज करो एग्जाम्पल 1 2 3 4 यहाँ है, ABC यहाँ है, यह इससे जुड़ा, यह इससे जुड़ा, यह इससे जुड़ गया, यह इससे जुड़ गया। हमारा प्रांत क्या होगा? जो प्रांत है वह पहले समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं। पहले समुच्चय में कितने अवयव हैं? 4। तो यह 1 2 3 और 4 यह प्रांत हो गया। यदि हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत क्या होता है? जो दूसरा समुच्चय होता है वह क्या होता है? सह प्रांत होता है। तो इसमें कितने अवयव होंगे? 3 अवयव। पहला है A, दूसरा B और तीसरा हमारा C। अब परास क्या होता है या परिसर क्या होता है? इसके लिए हम सह प्रांत को देखते हैं। जो सह प्रांत है उसमें कितने अवयव ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जुड़े हैं, जो न जुड़े हैं उनको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें B नहीं जुड़ा है कहीं ना, तो हम B को छोड़ करके और शेष अवयवों को लेकर के जो समुच्चय बनाया जाता है सह प्रांत के अवयवों में से ही हम चेक करते हैं। इसके अवयवों में से नहीं चेक करते हैं, इसके अवयवों में से चेक करते हैं। यदि सह प्रांत का कोई अवयव छूट रहा है, किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो उसको हटाते हुए प्रतिबिंब, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब समुच्चय। प्रतिबिंब समुच्चय भी इसे एक नाम दिया गया है जिसे हम इमेज सेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इमेज सेट कहते हैं। अर्थात जो इमेज है उन्हीं का समुच्चय।
ए इमेज है, 1 का भी है, 2 का भी है, इसी तरह सी भी इमेज है, 3 का है, 4 का है, लेकिन बी किसी का इमेज नहीं है। तो बी को छोड़ करके यदि केवल हम प्रतिबिंबों का समुच्चय बनाएं, प्रतिबिंब हमारा ए है, प्रतिबिंब हमारा सी है, दोनों को लेकर के जो समुच्चय बनाते हैं वह समुच्चय ही हमारा क्या कहलाता है, उस फलन का परास कहलाता है। ठीक है, अब बताओ यदि इसी एग्जाम्पल को हम पूछें कि बताओ यह हमारा फलन, जो भी फलन हमने परिभाषित किया है वह फलन हमारा आच्छादक है कि नहीं है, तो क्या कहोगे, यह आच्छादक होगा कि नहीं होगा? यह आच्छादक नहीं होगा। जब यह आच्छादक होगा, सपोज करो कि जब यह आच्छादक हो गया तो यहाँ कोई छूटा हुआ हमें दिखना नहीं चाहिए। अब देखो क्या हुआ, तब जो हमारा परास है उसमें एक बी भी जुड़ जाता है ना। ज्यों ही यह फलन आच्छादक होगा तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब ए भी, बी और सी, जो प्रतिबिंब सेट होगा अर्थात जो परास होगा उसमें ए बी सी 3 अवयव हो जाएंगे। कब? जब यदि हमारा फलन आच्छादक होगा। अब देखो जब फलन आच्छादक हो गया तो क्या हुआ कि सह प्रांत में भी ए बी सी अवयव हो गए, अब परास में भी ए बी सी अवयव हो गए। मतलब जो हमारा सह प्रांत है, जो हमारा परास है, वह सह प्रांत के बराबर हो जाता है। कब? जब हमारा फलन आच्छादक हो तब। समझे? बात समझे कि नहीं समझे हो? समझ गए? जो परास है, जो रेंज है, आच्छादक फलनों का रेंज सह प्रांत के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं परास चेक करने के लिए, सॉरी आच्छादक चेक करने के लिए। आ जाओ। आच्छादक भी हम 2 तरीके से चेक करते हैं, एक होता है बिंदुवार और दूसरा होता है कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के आधार पर हम चेक कर लेते हैं। तो पहले बिंदुवार का देख लो। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि यदि f फ्रॉम ए टू ए इस प्रकार दिया हो, ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, समझे, यहाँ बी कर लो, ठीक, जहाँ a बराबर 1 2 3 और b बराबर मान लो 4 5 6 ले लो, बस 6 तक ही ले लो, दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि f हमारा आच्छादक होगा कि नहीं होगा, है या नहीं, ये हमें चेक करना है। एक क्वेश्चन पॉइंट वार हम लोगों ने ले लिया, इसको हम हल करें। यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी दोनों परिमित हैं, परिमित समुच्चय हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। पॉइंट वार में हम क्या करते हैं कि सभी अवयवों के लिए हम इस फलन का मान निकाल देते हैं। ठीक है, ए में यदि हम इसको वेन डायग्राम से बनाएं, यह हमारा ए है, यह हमारा बी है, तो बताओ यहाँ 1 2 3 अवयव हैं, यहाँ 4 5 6 अवयव हैं। यदि यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1, यह किससे जाकर जुड़ेगा? 5 से। 1 किससे जुड़ गया? 5 से। यदि यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 3 7, यह 7 से जाके जुड़ेगा ना, 7 से। तो थोड़ा संशोधन कर लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल में ताकि समझने में आसानी होगी। मान लो इसको हम 2 को हटा दिए, ठीक है, 2 को हम हटा दिए, केवल x + 3 रख लेते हैं। अब बताओ जब 1 रखेंगे तो यह किससे जुड़ेगा? 4 से। 1 रखे हैं तो यह 4 से जा कर के जुड़ गया। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो यह किससे जुड़ेगा? 5 से। यह 2 का प्रतिबिंब हो गया 5।
यदि यहाँ पर 3 रखेंगे x की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 और प्लस 3 बराबर 6, तो यह 3 जाकर किससे जुड़ जाएगा, 6 से जुड़ जाएगा। तो अब बताओ कि यह जो फलन है इसके सह प्रांत में कोई ऐसा अवयव है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, नहीं, इसलिए हम कह देंगे कि जो फलन है f वह एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। यह जो चेक करने का तरीका है, क्योंकि हम सब पॉइंट पर मान निकाल कर देखे हैं, इसलिए इस प्रकार के तरीके को हम लोग कहते हैं कि यह जो हमारा तरीका है इसको बिंदुवार हम लोग समझते हैं। इस मेथड से हम लोगों ने चेक किया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो। वह एग्जाम्पल हमारा हम सिंपल सा ले लेते हैं, इसको तुम लोग भी बता सकते हो, बहुत आसानी के साथ बताया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया f फ्रॉम n टू n, n तो समझते हो ना जी, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, हमने परिभाषित किया कोई फलन इस प्रकार से कि यह अपने दोगुने पर जाता है। दोगुना का मतलब समझ रहे हो, सम संख्या। यदि हम 1 लेंगे तो वह 2 पर जाएगा, 2 लेंगे तो 4 पर जाएगा, 3 लेंगे तो 6 पर जाएगा, 4 लेंगे तो 8 पर जाएगा, 5 लेंगे तो 10 पे जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो n होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होती है सम संख्याएं और दूसरी होती है विषम संख्याएं। होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है ना। तो प्रत्येक हम संख्या यदि हम यहाँ लिए हैं तो इसके 2 हिस्से हो गए। मान लो एक सम है और एक यह विषम है, यह भी n था, यह भी n था। कोई भी हम प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो अपने दोगुने पर जा रहा है। दोगुने का मतलब हो गया कि वह हम यहाँ चाहे सम ले या चाहे विषम ले, जब दोगुना हो गया तो वह सम संख्या हो गई ना। यदि यहाँ जो सम संख्याएं थीं वह जाके सम संख्याओं में प्रतिबिंबित हो रही हैं, और इसकी जो विषम संख्याएं हैं वह भी कहाँ प्रतिबिंबित हो जा रही हैं, सम संख्याओं में प्रतिबिंबित हो जाएगी। अब बताओ यह जो फलन f है वह हमारा आच्छादक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई विषम संख्या में जा ही नहीं रहा है। ये तो पूरा का पूरा खाली है। जो हमारा प्रांत है उसमें केवल सम संख्याएं ही प्रतिबिंब बना रही हैं, प्रतिबिंब हैं किसी न किसी की। विषम संख्या पूरी की पूरी खाली है। यदि हमारे प्रांत में कुछ संख्याएं खाली हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दिया गया जो फलन है वह आच्छादक नहीं है। बताओ, ध्यान रखो, बता दो, वह आच्छादक नहीं है। अच्छा बताओ, हमारे स्कूल में, सिटी स्कूल में 15 सेक्शन हैं। सपोज करो हमारे 15 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन पर हमने एक क्लास टीचर दिया है। ठीक है, तो हर सेक्शन को जो क्लास टीचर देने के लिए एक फलन उन्होंने बनाया है, वह फलन हमारा आच्छादक होगा कि नहीं होगा? आच्छादक होगा। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन पर एक एक क्लास टीचर हमने नियुक्त किया है। ठीक है, कोई क्लास ऐसा नहीं है जिसका कोई छूटा हो, जिसका कोई क्लास टीचर न हो, तो हम कह सकते हैं कि यह एक आच्छादक फलन होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, हम स्टेप्स की बात करते हैं। जो हमने कहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हल करने के लिए हमको इन नियमों के अलावा किसी नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इन्हीं पर इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई फलन f फ्रॉम r टू r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x माइनस 3 फॉर ऑल x इन q, इसको r लिखेंगे ना, हाँ, यह r के लिए हमारा है। तो f को हमें चेक करना है कि आच्छादक होगा कि नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल है f फ्रॉम r टू r सच दैट fx बराबर cos x फॉर ऑल x इन r। तो हम बताना है कि f एकैकी वो आच्छादक होगा कि नहीं होगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखें। यह चूँकि हमारा जो प्रांत है वह एक अपरिमित समुच्चय है, तो जब अपरिमित समुच्चय होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते यही हैं जो हम पिछली बार किए थे। ठीक है,
पहला स्टेप हमने ले लिया। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि fx की जगह पे हमने y मान लिया, ठीक। जहां y हमारा किसका अवयव होगा, सहप्रांत का अवयव होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वह f के साथ किससे जुड़ा है, y से जुड़ा है। तो जो जुड़ा रहता है यह तो प्रांत में हो गया, तो जिससे जुड़ा है वह कहाँ होगा, सहप्रांत में होगा। अर्थात इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पर यदि x है, यहाँ y है, तो यह इसका प्रतिबिंब है। x का प्रतिबिंब कहाँ क्या है, y है, तो y है कहाँ पे, वह सहप्रांत में है। ठीक है, हमने fx की जगह पे y रखी। जब हम fx की जगह पे y रख लेते हैं, जहाँ दूसरा स्टेप शुरू होता है, हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x बराबर gy के रूप का फलन लाते हैं। यह y बराबर x के रूप में फलन है। इसको हम इस तरह से चेंज करते हैं कि एक तरफ केवल x हो जाए और बाकी तरफ हमारा y हो जाए। ठीक है, तब तीसरा स्टेप हमारा शुरू होता है और उस समय हम देखते हैं कि यह जो g ऑफ y है वह हमारे प्रांत में है कि नहीं है। यदि प्रांत में है तो हमारा दिया गया फलन आच्छादक होगा, यदि नहीं है तो हमारा दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से उसको चेक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब चूंकि हम इसको मिटाना होगा क्योंकि हमारे पास जगह की कमी पड़ जा रही है। एक हमारा ये फार्मूला भी दिखना चाहिए जिसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको मिटा दिए हैं पहले, आ जाओ इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो हमने क्या कहा है कि जो हमारा फलन दिया हुआ है fx की जगह पे जब हम y मानेंगे तो अब ये y बराबर हो जाएगा 2x - 3। हो गया ना जी, y बराबर हो गया 2x - 3। हमने क्या कहा है, दूसरा स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक तरफ केवल x हो और बाकी उधर की तरफ y के फलन हो। अर्थात एक तरफ हम 2x लाएंगे, जब एक तरफ हमारा 2x हो जाएगा तो दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा y + 3। हो गया ना जी। देखो यहाँ y बराबर x के रूप में है, इसको हमें x बराबर y के रूप में लाना है। एक तरफ केवल x होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ रख दिए, -3 को इधर ला दिए तो y + 3 हो गया। तो x का मान क्या निकला, y + 3/2। बताओ x का मान y के पदों में आ गया कि नहीं आ गया? x का मान y के पदों में आ गया ना। यहाँ भी हमने क्या कहा था दूसरे स्टेप में कि इसको सॉल्व करेंगे और लाएंगे x का मान y के पदों में, आ गया। अब तीसरा स्टेप ध्यान देना, यह हो गया हमारा y + 3। ठीक है, हमने क्या कहा है कि यह जो हमारा आया हुआ है फलन gy, यह यदि प्रांत में मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वह हमारा फलन f जो है वह आच्छादक है। और यदि यह हमारा प्रांत में नहीं मिलता है, यदि मिल जाता है तो आच्छादक है और नहीं मिलता है तो आच्छादक नहीं है। ध्यान दो, बस यही समझना है। यदि यहाँ समझ गए ना तब हमारा काम आसानी के साथ तुम समझ सकते हो कि आच्छादक होगा कि नहीं होगा। हम मेन रूप से करना क्या चाहते हैं ये ध्यान दे लो थोड़ा सा। यहाँ हमने एक y ले लिया, ये क्या है, सहप्रांत है। और आच्छादक हम किस पर चेक करते हैं, सहप्रांत पर। हमको क्या देखना रहता है कि सहप्रांत का कोई अवयव छूटा हुआ न हो, तभी ना हम आच्छादक कहेंगे। यदि सहप्रांत का के सभी अवयव कहीं ना कहीं जुड़े होंगे तो आच्छादक होगा।
और यदि इस प्रांत का कोई अवयव जो है छूट गया तो वह आच्छादक नहीं होगा। तो हमें इसके लिए पता करना पड़ेगा, यदि हम कोई एक अवयव ले लिए और इसके लिए पता करेंगे कि यह कहाँ जुड़ा है, यदि इसका मान हम निकाल देते हैं तो हम कह देंगे कि कोई भी हम अवयव ले रहे हैं तो उसके लिए हम खोज लिए कि किससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह खाली नहीं है, और जब यह खाली नहीं होगा तो दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। भाई ये यदि खाली रह जाता, इसका यहाँ पर कोई जोड़ीदार नहीं मिलता तो ये खाली हो जाता, होता ना। जैसे यदि यहाँ पर n हम लिख लें, सपोज करो, बस दिमाग में ध्यान रखो, n का मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो बताओ प्राकृतिक संख्या हमने कोई लिया है और उसमें 3 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हर बार प्राकृतिक संख्या मिलेगी, हर बार नहीं मिलेगी। जैसे यदि हम y का मान 1 ले लिए, 1, तो 1 और 3 4 हो गया, 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, तो यह 2 से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन सपोज करिए आप कि हम y की जगह पे हम 2 ले रहे हैं, अब बताओ यह 5 हो जाएगा, 5/2 होगा, 5/2 बताइयो कि यहाँ इस n में मिलेगा, नहीं मिलता है, वो पार्टीशन नहीं मिलता है, दशमलव वाली चीज़ें प्राकृतिक संख्या में नहीं होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, 2, तो उसके लिए यहाँ पर हमारा कोई अवयव नहीं है जिसका यह प्रतिबिंब मिले। 1 का तो मिल गया, 1 के लिए तो यहाँ 2 था, यहाँ जा करके प्रतिबिंब बना ले रहा है, पेयर बना ले रहा है, जोड़ा। लेकिन 2 जो है अधूरा छूट जा रहा है। तो जब n से n में हम लेंगे इसी क्वेश्चन को, इसी फलन को जब हम n से n में लेंगे तो यह आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 2 है, जो 4 है, ठीक है, जो सम संख्याएं हैं वह किसी की प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम r में देखते हैं, r का मतलब हो गया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में निगेटिव संख्याएं आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, दशमलव वाली आती हैं, भिन्नात्मक आती हैं, ठीक है, परिमेय आएंगी, अपरिमेय आएंगी, सब आ जाएंगे। तो अब बताओ y + 3/2 करेंगे और y का मान हम कुछ भी रखें तो वह संख्या r में होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, होगी ना। तो जब हम r से r में इसी को बनाएंगे, परिभाषित करेंगे, तो यह संख्या हमारी इस डोमेन में मिल जा रही है, ठीक है, यह संख्या हमारी डोमेन में मिल जाएगी। चूँकि यहाँ हम एक लाइन लिख लेते हैं कि चूँकि y + 3/2 यह दिए गए फलन f के प्रांत में स्थित है। प्रांत क्या है? r है, यहाँ लिख लेते हैं प्रांत r में स्थित है, जिसके कारण हमें क्या मिला कि इस f y + 3/2 y पर जाके मैच कर ले रहा है फॉर ऑल y इन r, इस r के सभी अवयव के लिए। इसलिए जो हमारा फलन f है वह आच्छादक है। बस यही चीज़ बस हमको समझना है कि क्या ये जो चीज़ आया है ये हमेशा प्रांत में होगा कि नहीं होगा। यदि हमेशा इस प्रांत में मिलता जाएगा, चाहे हम y का मान कुछ भी लें, हमेशा का मतलब है कि यदि हम y का मान अलग अलग लेते जाएं तो y + 3/2 इस r में मिलता जाएगा कि नहीं मिलता जाएगा। यदि मिलता जाएगा तो इसका मतलब है प्रत्येक y के लिए ये y + 3/2 हमारे डोमेन में होगा, जो इससे जा करके प्रतिबिंब बना ले रहा है। अर्थात इस सह प्रांत का कोई अवयव हमारा छूटा हुआ नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया फलन है वह एक आच्छादक फलन है। ठीक, कोई दिक्कत? 1-2 एग्जाम्पल और।
कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि F फ्रॉम R टू R। यहाँ तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ से कहाँ उस फलन को परिभाषित कर रहे हैं। Fx बराबर cos x फॉर ऑल x इन R हो गया। हमने फलन लिया है cos x को, और cos x के लिए हमें चेक करना है कि यह फलन हमारा एकैकी व आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम एकैकी चेक कर लेते हैं। एकैकी के लिए पहले हम चेक कर लें और उसके बाद फिर हम आच्छादक चेक करेंगे। हमने कल बताया था कि यदि फलन हमारा अपरिमित प्रांत रखता है तो इसमें हम दो बिंदु लेते हैं। हमने एक बिंदु ले लिया, सपोज करो अल्फ़ा ले लिया, दूसरा हमने बीटा ले लिया इस R में, और इस तरह से लिया कि यहाँ पर अल्फ़ा रखेंगे तो f अल्फ़ा का मान क्या निकल जाएगा, cos अल्फ़ा, और f बीटा का मान क्या निकल जाएगा, cos बीटा। दूसरा स्टेप हमारा कहता था कि हम इन दोनों पॉइंट पर फलन के मान को बराबर कर लिए। ठीक है, क्या निकल गया, cos अल्फ़ा बराबर cos बीटा। ये बताओ क्या ये हमेशा cos अल्फ़ा बराबर cos बीटा हमेशा अल्फ़ा बराबर बीटा देगा, कि इसके अलावा भी कुछ देगा? बोलो। यदि हम याद कर लो कि cos अल्फ़ा बराबर मान लो cos अल्फ़ा बराबर मान लो 1/2 है, तो क्या अल्फ़ा का मान केवल 60 डिग्री होगा कि इसके अलावा भी कुछ होगा? अल्फ़ा के अनंत मान होंगे, एक चक्कर में दो मान होता है। ठीक है, एक जो है 60 डिग्री होगा और एक जो है वह 300 डिग्री हो जाएगा। cos चौथा में पॉजिटिव होता है, पहला में और चौथा में cos का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक चक्कर में इतना है, ऐसे में 360 जोड़ दो, दूसरा चक्कर शुरू होगा, फिर 720 जोड़ दो, तीसरा चक्कर शुरू होगा। तो एक ही अल्फ़ा के लिए, एक ही वैल्यू के लिए अल्फ़ा के कई मान हो गए कि नहीं हो गए? तो हम ये क्यों कहेंगे कि केवल अल्फ़ा का मान 60 ही होगा? नहीं ना होगा, इसके अलावा भी होगा। 360 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा या 360 माइनस बीटा हो जाएगा। cos 360 माइनस बीटा भी cos बीटा हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि अल्फ़ा का मान केवल बीटा के ही बराबर हो। ठीक है, इसके अनंत मान होंगे। कैसे, उसको याद कर लो। क्या कर रहे हैं कि जो त्रिकोणमितीय समीकरण में था कि अल्फ़ा का मान 2n पाई प्लस माइनस बीटा, इतने मान होंगे। तो अल्फ़ा का मान केवल बीटा के बराबर होता तो यह फलन हमारा एकैकी होता, लेकिन बीटा के अलावा भी मान रख रहा है, कई मान हो गए अल्फ़ा के। चूँकि जो अल्फ़ा केवल बीटा के बराबर नहीं है, ठीक है, केवल अल्फ़ा बराबर बीटा नहीं है, इसलिए हमारा जो फलन है f x बराबर cos x वह एकैकी नहीं है। तर्क हैं, जितना तर्क तुमको समझ में आएगा उस तर्कों के आधार पर इस तरह के क्वेश्चन को तुम हल कर लोगे। यदि तर्क तुमको नहीं समझ में आता है तो इस तरह के क्वेश्चनों को तुम लोग नहीं हल कर पाओगे। आच्छादक की हम बात कर देते हैं। आच्छादक हमने क्या कहा था, एक चीज़ बताया था, अभी गौर करने वाली बात है। हमने बताया था कि यदि परास हमारा सह प्रांत के बराबर हो जाता है तभी हम कहते हैं कि दिया गया फलन हमारा क्या होगा, आच्छादक। और बताया था ना, ठीक है। अब परास की बात कर लेते हैं। cos x है, cos x का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। तो इस cos x का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में होगा। तो इस जो cos x है, cos x का जो परास है वह है -1 से 1। ये परास क्या r के बराबर है? R में बस इतनी चीज़ देखो, R ये हो गया,
ये मान लो संख्या लाइन है, ये प्लस इन्फानाइट है, ये माइनस इन्फानाइट, ये जीरो है, ये 1 है, ये -1 है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा ये लिखा हुआ है। ये वाली जो बीच की दूरी है, इसको लेते हुए यह -1 से 1 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल है, और ये पूरा हमारा r है। तो क्या ये दूरी इस पूरे r के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। यदि परास हमारा ये पूरा होता तब ये फलन f हमारा cos x जो है वह आच्छादक होता। ये पूरा है? नहीं है। चूँकि यह नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वह आच्छादक नहीं है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताओ। चूँकि ये जो परास है आर देखो, ये देखो आर हमारा सहप्रांत है, यही ना सहप्रांत है। तो परास क्या सहप्रांत के बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए f(x) बराबर cos x आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये हमने हल कर लिया। एक आध चीज़ देख लो, एक दो चीज़ छोटी चीज़ें बता दे रहे हैं। जब फलन हमारा एकाएकी था तो उसको एक और नाम हमने दिया था इंजेक्शन। दूसरा, जब हमारा फलन आच्छादक था तो उसको एक और हमने नाम दिया था सर्जेक्शन। याद है जी? यदि फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों मिल जाता है तो इसको कहते हैं बाइजेक्शन। क्या कहते हैं जी? बाइजेक्शन। तो हम कह देंगे कि f(x) बराबर cos x बाइजेक्शन नहीं है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं जी? बाइजेक्शन नहीं है। ठीक है, अर्थात न तो यह आच्छादक है और न ही हमारा एकाएकी है। ये दो क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा ताकि और अच्छे समझ जाए कि 1 1 और एक आच्छादक कैसे चेक करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन दिया है कि यदि f फ्रॉम n टू n हो, माने हमारा प्रांत नेचुरल नंबर है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) बराबर x + 1, तो हमें बताना है कि f एकाएकी होगा, आच्छादक होगा, या दोनों होगा, या दोनों नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है f फ्रॉम r टू r सच दैट f(x) बराबर sin x फॉर ऑल x इन r। जैसे हमने cos x पर अभी बताया है या सेम sin x पर हमने दिया है, और वही चीज़ यहाँ बता देनी है कि f हमारा एकाएकी और आच्छादक दोनों है या दोनों नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।